आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं वसीम भट्ट। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बड़ियाल साहब। बात करना चाहेंगे कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 की महामारी जो पूरे दुनिया में ये वबाई बीमारी फैल चुकी है, उसी के चलते अगर जिला किश्तवाड़ की बात की जाए, इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ राज बड़ियाल साहब हैं। आपका यंग बाइट्स में स्वागत है सर। धन्यवाद वसीम साहब, आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। बड़ियाल साहब, बात करना चाहेंगे कोविड-19 के ऊपर। इस महामारी में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आई, परेशानी हुई, तो इस बीच बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल एक्टिविटीज जितने भी हैं या फिर एनजीओज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में दिखे। वो किस हिसाब से दिखे, वो जो कोई भी काम कर रहे थे वो मंजर आम पे आती थी, फोटोशूट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर अपलोड करके वहां से कहीं ना कहीं उनका शो होता है। लेकिन आपने क्या इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में आपने क्या किया वो हमें बताइए। नहीं, फिर वो वही बात हो गई ना कि उसका बखान करना। तो मैं यही कहूँगा कि जो मैंने किया या जो कर रहा हूँ उसकी भली भांति जनता जो है सबका गवाह है, उनको मालूम है और समय आने पे तो अपना निर्णय उस प्रकार से देते हैं कि अब जब भी किसी की मदद करेंगे, सहायता करेंगे। मैं इस पक्ष का हूँ, इसमें बखान मत कीजिए, इसमें फोटोशूट मत कीजिए, इसमें पब्लिसिटी मत कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है, मेरी गीता में भगवद गीता में ये लिखा है, आप लोगों के भी कुरान शरीफ में यही है कि जब भी किसी की आप मदद करते हो उसका बखान मत करो, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसलिए कोविड-19 महामारी में हमने जो अगर किया है तो ये हमारा दायित्व था, फर्ज था, उसको सामने रखते हुए हमने ये किया। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अगर हम किसी को मदद करते हैं, हर एक के अपना सम्मान है, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये साबित होता है कि इस कोविड-19 के टाइम पीरियड में आपने भी लोगों की मदद की होगी, बट कहीं शो नहीं किया आपने। तो क्या ये इसमें अंतर क्या रहेगा? एक पॉलिटिकल लीडर की अगर बात की जाए या सोशल एक्टिविटीज की या फिर एनजीओज की बात की जाए, वो सारे तो शो ऑफ करते थे, लेकिन आपने, आपकी बातों से यहाँ से लग रहा है कि आपने मदद तो की होगी लेकिन सब कुछ हाइड रखा। तो इसके बीच में जो अंतर है वो अंतर क्यों रखते हैं आप? क्या ये अलग तरह की सियासत इसमें आप खेलना चाहते हैं या फिर और कुछ हो सकता है? नहीं, काम करने का अपना अपना तरीका है। हर चीज़ में राजनीति नहीं हमें ढूंढनी चाहिए, काम करने का अलग अलग तरीका होगा अपना मेरा। बड़ियाल साहब, बात करना चाहेंगे आर्टिकल 370 की। इसमें जब भी आर्टिकल 370 टूटने के बाद जो नए लॉज यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में आने लगे, फॉर एग्जाम्पल डोमिसाइल लॉ जो है यहाँ पे लाया गया, तो इस बीच जो है लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का रोल प्ले क्या रहेगा, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या रहेगी यहाँ पे जो 370 एबॉलिश हुआ 370 टूटने के बाद? वसीम साहब, कांग्रेस का रोल इसमें क्या रहा पिछले 6 महीने से, और जिस दिन 5 अगस्त को बिल पार्लियामेंट के अंदर लाया गया, पहले इसको राज्यसभा में लाया गया, लोकसभा के अंदर लाया। राज्यसभा के अंदर हमारे जो सन ऑफ द सॉइल हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के लीडर और लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बखूबी तरीके से कांग्रेस की बात को, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उनकी जो अपनी जो एक कांक्षा थी, जो उनका नज़रिया था, उस नज़रिया को, उसका नज़रिए को उसने रखा। और लोकसभा के अंदर भी हमारे जो है तिवारी जी, उन्होंने और बाकी जितने भी वक्ता थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस का स्टेज बाहर रखा। लेकिन चूँकि भाजपा के पास बहुमत था और बहुमत के बलबूते पर उन्होंने 370 को तोड़ दिया, और 370 तोड़ने के बाद 2 तरह की राय जो है लोगों के सामने आई है। एक राय ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 तभी टूट सकता था जब वहाँ की विधानसभा इसको रिकमेंड करती। तो जिन लोगों ने इसको तोड़ा उनका कहना है, और उनके साथ जो कानूनदान खड़े हैं वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट को भी ये पावर है
कि वो राज्यसभा प्रेसिडेंट से स्पेशल नोटिस निकलवा के राज्यसभा को एक स्पेशल भूमिका अदा करके इसको तोड़ा जा सकता है, और उन्होंने उसको तोड़ा। बढ़िया साहब, 370 टूटने के बाद क्या यहाँ की यूथ को फायदा हो सकता है यहाँ में? हाँ, बात अब ये है 370 जिस दिन टूट गया, 370 की तकरीर में जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, क्योंकि वो सारी कमांड तो वही उसको चला रहे थे, उन्होंने कहा कि 370 तोड़ने का कारण जो है, एक तो अलगाववाद, आतंकवाद, और इस 370 के सहारे जम्मू कश्मीर की कुछ खानदानों ने इस जम्मू कश्मीर को लूटा, यहाँ के युवाओं के साथ अन्याय किया, और जिन लोगों को जिनका हक मिलना चाहिए था उनको हक नहीं मिला, और आश्वासन दिया देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो एक विकास की एक नई विकास का एक नया पथ, नया दौर शुरू होगा और एक नए पथ पे चलेगा। इस आशा के साथ जम्मू कश्मीर के लोग जो है देखते थे। लेकिन 6 महीने के बाद मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है इसमें। क्यों कंफ्यूज है? पहले उन्होंने इसमें डोमिसाइल लॉ आया, डोमिसाइल लॉ जो ही आया, लोगों ने इसका विरोध किया, तो तुरंत 2 दिन में उसको क्या कहते हैं मॉडिफाई कर दिया। हालांकि अभी भी मैं जाती तौर पर भी और मेरी पार्टी भी ये मानती है कि ये डोमिसाइल लॉ जो है अभी भी बहुत डाइल्यूटेड है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है। और दूसरी बात जो ये थी कि भाई स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना, न जम्मू के लोग इसके हक में थे, न कश्मीर के लोग इसके हक में थे। लद्दाख जरूर यूनियन टेरिटरी चाहता था, लेकिन करगिल वालों की अपनी एक राय थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस हक में कभी भी नहीं थी। अगर आप तो कैमरा बीजेपी वालों से भी पूछोगे, वो भी यूनियन टेरिटरी के हक में नहीं है। लेकिन स्टेट टूटने के बाद वो स्टेट, जिस स्टेट महाराजा के टाइम की इतनी बड़ी स्टेट, जो अपने आप में एक इतनी बड़ी स्टेट थी, इसमें दूसरी किसी स्टेट को मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन उसके बाद 6 महीने अब देखना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को 6 महीने के बाद मिला क्या, देखना है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, खासकर यूथ को लेकर? जो यूथ इस वक्त मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मुश्किलात में है। वसीम जी पहले बात तो ये करूंगा, मैनिफेस्टो की बात तो तब आएगी जब चुनाव होगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो ये बीजेपी ने 370 टूटने के बाद जो वादे लोगों के साथ किए थे, और उसके बाद किया क्या। सबसे ज्यादा टोल प्लाजा जम्मू के अंदर जो आपने देखे, कमर्शियल मीटर, SRO 202 जो PDP और बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान लाया गया, उस SRO 202 के तहत ये 7000 पोस्टें निकाली गई। और SRO 202 ये कहता है कि 5 साल तक एक नौजवान क्वालिफाइड पूरा होना चाहिए, इंटरव्यू का मापदंड सारा वही रहेगा, लेकिन जब तनख्वाह देने की बारी आएगी वो आपको बेसिक तनख्वाह मिलेगी। अन्याय, इस 202 को खत्म नहीं किया गया। और बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे इन्होंने एम्प्लॉइज के लिए पहले केट चंडीगढ़ में लाया, जब लोगों ने विरोध किया अब उसको तोड़ दिया। इस तरीके से अभी तक जो जिस तरह के स्वप्न जम्मू कश्मीर, विशेषकर जम्मू संभाग के लोगों को दिखाए थे, आज जम्मू के लोग, कश्मीर के लोगों को तो पहले पता था, लेकिन जम्मू के लोग भी अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। आज मुझे बताइए, राजनीति देखिए, आज इस महामारी में कश्मीर की यूनिवर्सिटी ने ये समझते हुए कि इस वक्त जो है स्टूडेंट्स के इम्तिहान देना ठीक नहीं है, रिस्की है, नहीं लिया जा सकता है, उन्होंने मास प्रमोशन की। और जम्मू की यूनिवर्सिटी ने भी मास प्रमोशन का कराने का लगभग फैसला ले लिया था। और ABVP जो बीजेपी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ इसको NSUI नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, इसने इस मसले को उठाया, इसने इसका विरोध करना है। तो आज जम्मू के लोगों को दिख रहा है 4G कहीं नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी इन एट होम, किस तरह से होगा ये? किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग कम्पीट कर पाएंगे? किस तरह से आप कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के बराबर ले जाएंगे? आप 4G नहीं दे पा रहे, अभी भी आप इतना कमजोर हैं,
इधर से आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो मुट्ठी भर है। और क्या आपके पास इतना साइबर नेटवर्क नहीं है कि आप अपनी 4G को विदाउट इंटरप्शन आप पाकिस्तान चला सको? तो इस तरह से आप तो कहते हैं कि हमें बड़े बड़े जरूरतमंद भेजने लेते हैं, तो इसका मतलब है आतंकवाद 370 के बाद भी खत्म नहीं हुआ। आज भी RDX मिल रहा है, आज भी आया दिन आतंकवादी घटनाएं दिख रही हैं। आज भी आज मैं कहूँगा जो हमारे अजय पंडिता जी हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज विनोद जो अजय पंडिता जी हैं, जो कांग्रेस के सताई नेता थे वहाँ पर और सरपंच भी थे और पंडित बरादरी से थे, आज उनकी शहादत ने ये साबित कर दिया। जो लोग कहते थे ना कि कांग्रेस ने जी क्या कहते हैं, कांग्रेस ने आतंकवाद के समय हमेशा घुटने टेके हैं, नरम रवैया रखा है, कुछ नहीं किया। आज एक बार फिर ये सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस के जमीनी सतह के नेता से लेकर प्रधानमंत्री और अध्यक्ष और अध्यक्षा ने भी आतंकवाद के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। तो आज उसी अजय पंडिता जी ने, जो भारती जी है, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। हम चाहते हैं, हमने सुना कि वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, वो सिक्योरिटी दी नहीं। और आज जब मैंने उसके बच्ची का इंटरव्यू सुना, मैंने कहा कि वाकई ये बच्ची जो है सल्यूट करिए, परिवार जो है सल्यूट करने के लायक। हम चाहते हैं कि हुकूमत इसका संज्ञान दे और जिन लोगों ने भी उनका ये क्या कहते हैं हत्या की है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस परिवार को एक जो है कंपनसेशन जो उसको मिलना चाहिए और मिलना चाहिए इमीडिएटली, और उसके एक परिवार को सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे और जो पंची सरपंची है उन लोगों को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भी संवेदनशील है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आतंकवाद यहाँ खत्म नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G नेटवर्क दोगे नहीं क्या? तो आपको अपनी कहीं ना कहीं जो ये है आपको सोचना पड़ेगा। और इस तरीके से जब आप ये बखान करते हो, आपको कोई पूछता है नेटवर्क 4G चलाओगे तो पाकिस्तान, आपको पूछता है टोल प्लाजा क्यों लगाया तो पाकिस्तान, आपको पूछते हैं कि नहीं जी वहाँ क्या है तो पाकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को जो वादे बीजेपी ने जो वादे संसद में 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं, वो वादे पूरे कर